साथियों, आज का टॉपिक क्या है? रूट कॉज ऑफ बेसमेंट फ्लडिंग। रूट कॉज ऑफ बेसमेंट फ्लडिंग। रूट कॉज ऑफ बेसमेंट फ्लडिंग। साथियों, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और इसके कारण क्या हैं और इसके निवारण क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको। जब हादसे होते हैं, जिनके जाते हैं ना, उसके लिए कुछ कहने के लिए कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। साथियों, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जीवन। जब किसी के बच्चे का जीवन जाता है, जब किसी का भाई जाता है, किसी की बहन जाती है, तो उस पर क्या गुजरती है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसको वही महसूस करता है जिसका जाता है। आखिर आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे स्थानीय जगह पर आज भी सेफ्टी को वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? सब कुछ बताऊंगा। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग हो या कोई भी स्थान हो, आपका घर हो या फैक्ट्री हो, आखिर क्या चीजें वहां पर होनी चाहिए जिसकी वजह से हादसे ना हो? कौन है इसका जिम्मेदार? साथियों, डेल्टा चैनल 5 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे सेफ्टी की। आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके कारण बेसमेंट फ्लड हुआ और नन्हे मुन्ने बच्चों की जान चली गई? साथियों, जिसका बच्चा, जिसका भाई, जिसका बेटा इस दुनिया से जाता है, उस पर क्या बीतती है, ये बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि आखिर आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे स्थानीय पर सेफ्टी को वरीयता क्यों नहीं दी जाती है? सेफ्टी को वरीयता दी जानी चाहिए जिससे हादसे ना हो, हादसे टल सके। आखिर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं किसी भी बिल्डिंग को कमर्शियली प्रयोग करने के लिए, या किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए, या किसी स्थानीय कोचिंग क्लास को चलाने के लिए? क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। कौन जिम्मेदार है और क्या करने से हादसा नहीं हो सकता था, वह भी बताऊंगा। सब्सक्राइब तो बनता है साथियों, सब्सक्रिप्शन देना चाहिए, ये आपके हाथ में है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना चाहिए। आप सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन में कुछ जागरूकता हो और वह स्वतः जागरूक हो और उनका जीवन ना जाए। साथियों, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बिल्डिंग में अगर उसमें बेसमेंट भी है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे किसी भी बिल्डिंग या फैक्ट्री में हादसे ना हो। उन नियमों का हम एक बार देख लेते हैं। और साथियों, मैं एक बात आपको बता दूं, जो नियम बनाने वाली जो समिति होती है, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, उसकी एक टीम होती है। कभी कभी तो 20 से 100 लोगों की टीम होती है जब वे नियम निर्धारण होते हैं, और उनका हर जगह से एनालिसिस किया जाता है, उस पर बार बार काम किया जाता है। कितनी बार तो उसमें चेंजेस भी होते हैं, और वह उसके बाद वो नियम बनते हैं और तब वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। पहला, जैसे सेटबैक किसी भी फैक्ट्री में, ये देखिए, मैं आपको ऐसे बताता हूं। ये आपका सपोज बेसमेंट है, इसमें सेटबैक होना चाहिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कम से कम 2 तरफ सेटबैक होना चाहिए। कैसे? सेटबैक का क्या मतलब है? अगर कोई इमरजेंसी आई तो हमारे यहां पे एनडीआरएफ, एसटीआरएफ या फायर ब्रिगेड, कोई भी जब टीम आती है आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको एस्केप करने के लिए,
तो उसको आने जाने के लिए जगह चाहिए, कितनी बार उसको सीढ़ी लगाने के लिए जगह चाहिए, कितनी बार उसको गाड़ी लाने के लिए जगह चाहिए। तो ये उस हिसाब से देखा जाता है कि कितनी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, किस पर्पज के लिए प्रयोग हो रही है। तो अगर कोई फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, कितना किस तरह का उसका हजार्ड्स है, तो उस हिसाब से सेटबैक तैयार होता है। मान लीजिए आपका एक कोचिंग सेंटर है, तो उसमें कम से कम, और उसमें यह देखा जाता है कि कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, कितना उसका एरिया है, और उसमें स्टेप करने के लिए किस हिसाब से यंत्र प्रयोग करना चाहिए, या उसमें लैडर लगा के बाहर निकालना चाहिए, या उसके विंडो तोड़ के बाहर निकालना चाहिए, या इमरजेंसी स्केप से बाहर निकालना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं। तो एक पहला हो गया सेटबैक, ये सेटबैक होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा करने के लिए अगर उसमें देखें तो इमरजेंसी स्केप। साथियों ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम देखें कि बहुत सी जगह इमरजेंसी स्केप नहीं होते। इमरजेंसी स्केप का क्या मतलब है, अगर आपका ये एक दरवाजा है, ये देखिए ये आपका बेसमेंट है, ये बेसमेंट है, इसका एक ही दरवाजा है, यहां पर हमने इसका एक, यहां पे ये एक दरवाजा बनाया, ये दरवाजा है यहां से जाने का। तो इमरजेंसी स्केप यहां पर नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी स्केप यहां पर नहीं होगा, इमरजेंसी स्केप इस तरफ कहीं पे होगा। इधर यहां पे इमरजेंसी स्केप होगा, इधर यहां पर होगा, इधर यहां पर होगा, या यहां पर होगा। कहीं भी इसमें एक इमरजेंसी स्केप होना चाहिए कम से कम। ये इमरजेंसी स्केप इसमें होने चाहिए। आप यहां से निकल सकते हैं, यहां से निकल सकते हैं, यहां से निकल सकते हैं, यहां से निकल सकते हैं। अभी आप कहेंगे बेसमेंट में इस तरह से इमरजेंसी स्केप पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, मैं बताऊंगा कैसे पॉसिबल है। जब आपने यहां से एंट्री की, जब आपने यहां से एंट्री कर दी, यहां से एंट्री की आपने, एंट्री करके ये आपका बेसमेंट है। यहां पर क्या है, ये अभी थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि ये बेसमेंट की छत है, ये वाला, ये रूफ है उसका। इसमें आप क्या करेंगे, यहां पर एक हैच बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैच बनाएंगे। यहां पर आप एक लैडर भी बना सकते हैं। यहां पे एक हैच बनाइए, हैच मतलब एक ऊपर से एक रास्ता सीधा, ठीक है। यहां से आप एक लैडर बना सकते हैं। लैडर आपका स्टील का भी हो सकता है, लैडर प्लास्टिक का भी हो सकता है, लैडर लकड़ी का भी हो सकता है, लैडर लोहे का भी हो सकता है। ये आप एक लैडर बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप यहां पर एक स्ट्रेट लैडर भी बना सकते हैं, दीवार में ऐसे करके, जैसे कुएं में होता है, पुराने टाइम में कुएं में होता था। ये लैडर भी बन सकता है, इसको भी जोड़ सकते हैं। एक ऐसा लैडर भी, स्ट्रेट लैडर बोलते हैं इसको, मंकी लैडर भी बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, आपके बेसमेंट में आप ये भी नहीं कर सकते हैं, तो एक होता है साथियों जंपिंग लैडर, एक होता है जंपिंग लैडर जो नॉर्मली जहाज में यूज किया जाता है। ये जंपिंग लैडर होता है, ये यहां से बंधा रहेगा। जैसे ही कोई इमरजेंसी है, कुछ भी है, ऊपर से कोई भी आदमी इसको ऊपर से खोल देगा, या नीचे से भी खोल सकता है। नीचे भी इसमें रस्सी होती है, नीचे से भी होती है, नीचे से यहां से आदमी यहां से चढ़ते हुए आदमी यहां से बाहर निकल जाएगा। ये भी संभव है। सपोज यहां पर फायर होता है, यहां पर फायर होता है, तो आदमी यहां से बाहर नहीं जा सकता, आदमी यहां से बाहर नहीं जा सकता। तो वो क्या करेगा, इधर जितने लोग हैं यहां से बाहर निकल जाएंगे, या इधर से बाहर निकल जाएंगे, या इधर से बाहर, कहीं पर भी हो सकता है। ये रोप में हो सकता है। अगर साइड में कहीं ऐसा संभव नहीं है या निकलना संभव नहीं है, तो ये चीज हो गई साथियों। पहला क्या हो गया, सेटबैक बताया मैंने। दूसरा क्या बताया, इमरजेंसी स्केप। साथियों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। पहले हमने बताया आपको सेटबैक होना चाहिए, किसी भी बेसमेंट में या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में सेटबैक होना चाहिए। दूसरा हमने बताया आपको स्केप, इमरजेंसी स्केप होना चाहिए, जहां से इमरजेंसी में स्केप किया जा सके। तीसरा हम बताते हैं आपको, ये आपका बेसमेंट है। बेसमेंट की बात ज्यादा करते हैं आज। ये आपका एंट्री है, ये आपका एंट्री है। साथियों एंट्री कैसी होनी चाहिए, अगर आप देखें इस एरिया में, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में 100 से 200 मीटर, 100 से 200 मीटर के एरिया में आपको यह देखना है कि सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है। देखो साथियों, बारिश कभी भी आ सकती है, फ्लडिंग के और भी बहुत चांस होते हैं।
आप उसको नकार नहीं सकते। अगर आप ये कहें कि बारिश ज्यादा होने से बेसमेंट में पानी घुस गया, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है, किसी तरह से मान्य नहीं है कि ज्यादा बारिश आ गई और बेसमेंट में पानी घुस गया। अगर आपका डिजाइन सही होगा तो बेसमेंट में पानी नहीं जाएगा। आपको करना क्या है, आपके उस एरिया में, पूरे एरिया में, ये सपोज आपकी स्ट्रीट है, ये रोड है आपकी, 100 से 200 मीटर के एरिया में जो आपका ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, उस पॉइंट का आप लेवल ले लीजिए और उस पॉइंट के लेवल से भी ऊंचा आपको लेवल लेना पड़ेगा। आप 1 फीट लें, 2 फीट लें या 1 मीटर लें, इस तरह से आपको लेवल लेना पड़ेगा। तब आपको यहां पर, यहां से फिर आपको स्टेप बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर भी बेसमेंट देखा, रोड के लेवल से सीधा, अच्छा इधर बेसमेंट से नीचे जा सकता है, सीधा वहां से आपने स्टेप उतार दिया। कभी भी थोड़ा भी पानी सड़क पर आएगा तो बेसमेंट में जाना निश्चित है। ऐसा नहीं होता है साथियों। जो डिजाइन होते हैं, जो अथॉरिटी होती है वहां की, वो ये सब जानती है कैसे बेसमेंट बनता है, क्या बनता है। और इसमें तो मैं कहूंगा कि जो ऑनर है उसको ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि हम कहां तक सेफ हैं, और देखना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अगर अभी तक भी साथियों किसी से कोई गलतियां हुई हैं, छूटी हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बेसमेंट को, अपनी कमर्शियल बिल्डिंग को और आपकी जो फैक्ट्री है उसको, उस पर ध्यान दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, सेफ्टी एक्सपर्ट को बुलाइए, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को बुलाइए, उनको दिखाइए कि हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं जिससे हादसे ना हो। साथियों, बार बार जब हादसे याद आता है, सहन नहीं होते, वो दर्द सहन नहीं होता है, उनके माँ बाप का दर्द सहन नहीं होता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसी कड़ी में फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या है ना, जो सबसे ऊंचा लेवल है वो लेवल लेना है और उस हिसाब से बेसमेंट की एंट्री को ऊंचा करना है। बेसमेंट की एंट्री आपके नॉर्मल ग्राउंड से ऊंची होनी चाहिए। बेशक आपको 1 या 2 या 3 स्टेप वहां पर लगाने पड़े, ऐसे आपको करना है। जब आप कर देंगे तो पानी आपके यहां पर भरते हुए भी पानी आपके बेसमेंट में नहीं जाएगा, पानी आपके बेसमेंट में नहीं जाएगा। और दूसरे साथियों, कुछ लोग तो, कुछ जगह मैंने देखा, ये बेसमेंट की साइड की दीवार है आपकी, वो क्या करेंगे, इसमें वेंटिलेशन खोल देंगे, यहां पर वेंटिलेशन खोल देंगे। साथियों, ये क्या है? एक तरफ आप बेसमेंट में कोई काम कर रहे हैं और आपने बाजू में यहां पर विंडो लगा दी है उसमें वेंटिलेशन के लिए, हो सकता है इसमें एक एग्जॉस्ट फैन भी आपने लगा दिया। हाँ भैया ठीक है, हम तो बहुत अच्छा करते हैं, एग्जॉस्ट यहां से निकाल दें। साथियों, सबसे पहले पानी यहीं से जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, यहीं से जाएगा। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर तरीका है, आपको ऊपर एयर फिल्ट्रेशन यूनिट लगाना है, वहीं से आपको डक्टें लगा के आपको फ्रेश एयर आपके बेसमेंट में देनी है, यहीं से आपको एग्जॉस्ट निकालना है, यहां पर लगा करके, फैन लगा के आपको एग्जॉस्ट निकालना है। जब आप यहां से फ्रेश एयर देंगे, यहां फिल्टर रहेंगे, यहां से जब आप फ्रेश एयर देंगे और यहां से एग्जॉस्ट निकालेंगे दूसरे पोर्शन से, फ्रेश एयर इधर से दें या एग्जॉस्ट उधर से निकालें, साथियों आपका बेसमेंट वेल मेंटेन होगा। ये नहीं कि सिर्फ एसी लगा देने से आपका वेंटिलेशन होगा। वेंटिलेशन मींस आपको प्रॉपर जितनी मात्रा है ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, आपको O2 चाहिए साथियों, फ्रेश रहने के लिए, आपको ताजा रहने के लिए, आपकी बॉडी को फ्रेश रहने के लिए, आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, आपको ये सब चीजें चाहिए। साथियों, मैंने बताया सेटबैक, दूसरा बताया मैंने इमरजेंसी स्केप और उसके तरीके, तीसरा बताया मैंने वेंटिलेशन और एसी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आता है सीसीटीवी। विद मॉनिटरिंग। साथियों, आज का ऐसा समय है कि आज लगभग सभी के पास सीसीटीवी अरेंजमेंट है, लेकिन दुविधा यह है कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए कोई किसी को नहीं रखता है, बस सीसीटीवी लगा लिया है, हाँ कोई होगा तो देख लेंगे, ज्यादातर यही होता है। फायदा क्या हुआ वो सीसीटीवी का? जब आप उसको लाइव मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं तो फायदा क्या हुआ? ऐसे तो आप एक गार्ड रख लीजिए, वो जो भी कोई दुर्घटना होगी या कोई घटना होगी वो आपको बता देगा, साहब इस समय ये हुआ था। साथियों नहीं, आपको
24 आवर मॉनिटरिंग के लिए एक जिम्मेदार आदमी उस पर रखना है। जैसे घटना घटने वाली है या घटित हो रही है या सस्पेक्टिव आपको दिखता है, उसी समय एक्शन लेना है, तो हादसे नहीं होंगे, हादसे नहीं होंगे। सीसीटीवी विद मॉनिटरिंग मैंने आपको बताया अभी। साथियों आगे आते हैं, अगर बेसमेंट है तो फ्लडिंग सिस्टम सेंसर होना चाहिए, फ्लडिंग सेंसर होना चाहिए। साथियों फ्लडिंग सेंसर बहुत महंगी चीज नहीं है। उसमें क्या होता है, NONC होता है, जैसे पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि यहां पर पानी आ गया है। नॉर्मली आपके जो छत पर जो टैंक्स होते हैं उसमें आजकल हम बेल लगाते हैं कि जैसे पानी भरेगा तो आपको पता लग जाएगा, घंटी बज जाएगी, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दीजिए। वही वाली बेल भी आप लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। कभी अगर बेसमेंट में फ्लडिंग आएगा, पानी भरेगा, आपको कम से कम पता चलेगा। जहां पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग होता है वहीं पर आप उसकी बेल लगा दीजिए। साथियों इससे बड़े हादसे रुक सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने बताया सेटबैक, दूसरा मैंने बताया इमरजेंसी एस्केप, तीसरा मैंने बताया फ्लड सेंसर, चौथा मैंने बताया सीसीटीवी, सीरियल आगे पीछे भी हो सकता है, एंड मॉनिटरिंग। साथियों पांचवा आते हैं, आप कहीं भी अगर किसी भी बिल्डिंग को, फैक्ट्री को या कहीं पर भी किसी पर्पज के लिए यूज करते थे, उसमें फायर के भी चांस होते हैं, तो उसके लिए फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद साथियों हम आते हैं सेफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। साथियों मैंने सेफ इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात क्यों की है, क्योंकि आपने कितनी बार देखा होगा कि किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी ऑफिस में, कहीं पर भी अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो प्रॉपर नहीं दी जाती। एक ही सॉकेट में 10-10 सप्लाई दी होती है, या फिर कहीं नेकेड वायर होता है, या कितनी बार तो मैंने देखा है ऑडिट के समय पर कि टॉप भी यूज नहीं किया जाता, सीधा उसमें 2 तार डाल देते हैं। साथियों वो चीज अनसेफ है, ओवर हीटिंग होती है, स्पार्किंग होता है, फायर के चांस होते हैं, वो सब नहीं करना है। और साथियों मैं तो कहता हूं कि आपको ELCB लगानी चाहिए। ELCB क्या होता है साथियों, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। इसमें क्या होता है, 40 मिली एम्प्स, अगर 40 मिली एम्प्स की 40 मिली एम्प्स भी अगर इसमें अर्थ लीकेज होगा तो यह ट्रिप हो जाएगी, आपकी पूरी सप्लाई बंद कर देगी। यह होना चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो कम से कम 100% हर एक सॉकेट की अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई भी शॉर्ट होता है, कोई भी चीज शॉर्ट होगी तो सप्लाई कहां जाएगी, जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आएगा वहां जाएगी। अगर वो अर्थिंग होगी तो अर्थिंग से होकर ग्राउंड हो जाएगी और वो उतने नुकसानदायक नहीं होगी। साथियों बहुत जिम्मेदारी वाली बात है किसी भी संस्था को चलाना, किसी फैक्ट्री को चलाना, किसी ऑफिस को चलाना, या सेफ तरीके से अपने घर परिवार, अपने बच्चों का पालन पोषण करना। साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे सेफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बाद में हम आते हैं, उसके बाद आता है आपका पंपिंग आउट सिस्टम। पंपिंग आउट सिस्टम साथियों, पंपिंग आउट सिस्टम स्पेशली बेसमेंट में इसलिए जरूरी है कि किसी कारण से अगर थोड़ा बहुत पानी आता है तो आप उस पानी को बाहर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक कम से कम एक पंप होना चाहिए कि इमरजेंसी में अगर कैसे भी कभी भी थोड़ा बहुत अगर भी पानी आए उसके लिए टब बनाए। उसका एक प्रोसीजर होता है, जो उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं कैसे फ्लडिंग सिस्टम, आपका पंपिंग एंड फ्लडिंग सिस्टम आपके बेसमेंट में लगना चाहिए। बहुत तरह का होता है साथियों, ऑटोमेटिक भी होता है। उसमें आएगा तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी पर्टिकुलर लेवल तक आएगा तो मोटर अपने आप चल जाएगी और आपके पानी को बाहर निकाल देगा। ये सारी चीज़ें होती हैं।
पंपिंग एंड फ्लडिंग सिस्टम, पंपिंग आउट सिस्टम। पंपिंग आउट सिस्टम के बाद में साथियों क्या होता है, आपको कोई भी देखिए, आपका स्पेशली आपकी फैक्ट्री है या आपका कोचिंग सेंटर है या आपका इंस्टीट्यूट है, हर बैच वाइज सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये आप पता नहीं फैक्ट्री का रोल बिल्डिंग पे लागू करें, नहीं साथियों, बहुत जरूरी है। जब कोई हादसे होते हैं, जब कोई इमरजेंसी आती है, उस समय ये नहीं देखा जाता कि ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है या कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग है। साथियों, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। पहला हो गया सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। नोवा हो गया मॉक ड्रिल। साथियों, आपकी फैक्ट्री में, आपके कोचिंग सेंटर पर या आपकी कमर्शियल बिल्डिंग में जितना भी स्टाफ, अगर बैच वाइज आते हैं तो बैच वाइज आपको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देना है। उसमें क्या होता है, आपको क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड सेफ्टी एक्सपर्ट को ही बुलाना चाहिए। वही, अब ये नहीं कि किसी भी गार्ड को पकड़ के दे हाँ ये सेफ्टी जानता बता देगा, नहीं साथियों, आपको एक्सपर्ट को, रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड सेफ्टी एक्सपर्ट को बुलाकर सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देना चाहिए। क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली, जैसे भी पॉसिबल है, या जो रिकमेंडेशन है आपके स्टेट या स्थानीय प्लेस के लिए, आपको मॉक ड्रिल करना चाहिए। मॉक ड्रिल में साथियों क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा मॉक ड्रिल में क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि बेसमेंट में जो जंपिंग लैडर है, जंपिंग लैडर पर कैसे चढ़ेंगे। अगर सडन कोई इमरजेंसी हो गई और आपने बोला जंपिंग लैडर से चढ़ के बाहर आ जाओ, कैसे आएगा कोई, कम से कम उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो, वो देखेगा, सोचेगा जंपिंग लैडर पर पहले हाथ से पकड़ो, फिर पैर से ऊपर आओ, फिर हाथ को ऊपर शिफ्ट करो, इस तरह से होता है। स्टेट लैडर में भी ऐसा ही होता है, तो कम से कम उसको थोड़ी प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस से क्या होता है, हाइपरटेंशन नहीं होती। जैसे कोई इमरजेंसी आती तो हम लोग क्या हाइपर हो जाते हैं, तो हाइपर जब जितनी हम ट्रेनिंग करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उस समय कूल रहेंगे और बड़े आराम से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए मॉक ड्रिल्स होते हैं, इसलिए ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सब ट्रेनिंग्स करना चाहिए। और साथियों, इसके बाद वो ऐसे 3-4 चीजें हो रही है, लेकिन मैं लास्टली आता हूं कि जो ये सब चीज के जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स भी हैं। नंबर 10, पेरेंट्स। साथियों, नंबर 10 पे हम आते हैं, पेरेंट्स। हादसों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं। हम अपने बच्चों को फैक्ट्री या कोचिंग सेंटर या कहीं पर काम करने के लिए भेजते हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, कम से कम वो संस्थान का, वो इंस्टीट्यूशन का वेयर अबाउट तो हो, उसके बारे में कुछ पता तो हो, उसकी हिस्ट्री तो हमें पता होनी चाहिए, वहां पर क्या सुविधाएं हैं, इमरजेंसी के लिए क्या है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमें जाकर वहां देखना चाहिए। ऐसे नहीं ब्लाइंडली कि हाँ अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए सब कुछ देख लेंगे, नहीं साथियों। अगर आप सक्षम नहीं है, अपने साथियों को ले जाइए, जो इन चीजों को जानते हैं उनको ले जाइए, एक विजिट कराइए। अगर एक ये हादसों से पहले एक विजिट हो गया होता, कोई जानकार आदमी वहां पर गया होता और वह कहता कि आपका बेसमेंट सेफ नहीं है, तो कम से कम वो स्टूडेंट उस बेसमेंट में कोचिंग नहीं लेता, हादसे नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथियों, गवर्नमेंट और ये सारी चीजें छोड़कर जो ऑनर है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑनर को ये सारी चीजें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए और जो संभव हो सके, जितना अच्छा हो सके, अपनी फैक्ट्री को, अपने इंस्टीट्यूट को अपडेट करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए, रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और सेफ्टी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। क्या जाता है साथियों, कोई कितना ले लेगा आपसे, कुछ नहीं। बहुत सारी फ्री फैकल्टी भी हैं जो इस तरह की एडवाइस देती हैं। आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। और मैं कहता हूं यंग जनरेशन, हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए मेरे से एक मैसेज है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं साथियों। आज हमारे लिए हर चीज बहुत आसान हो गई है साथियों। ये सब चीज को बताते हुए मैं ये बताना चाहता हूं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आपके लिए बहुत ईजी है साथियों। हम लोग को अपने समय में एक चीज की जानकारी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। आज आपके पास इंटरनेट है, एक ऐसा हथियार है जहां से आपको जो चाहे जानकारी ले सकते हैं। अच्छी साइट पर जाइए, रजिस्टर्ड सेफ्टी एक्सपर्ट की वीडियो देखिए,
एक्सपर्ट्स को सुनिए, एक्सपर्ट के ब्लॉग्स पढ़िए, साइट्स को पढ़िए कि आप अगर किसी मॉल में भी जाते हैं तो मॉल में आप देखिए इमरजेंसी एस्केप कहां है, इमरजेंसी एस्केप कहां है मॉल के अंदर। आप किसी फिटनेस सेंटर पर जाते हैं, वहां पर देखिए क्या सुविधाएं हैं, इमरजेंसी के लिए क्या है, ये सब आपको देखना होगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप सारी चीजें देखते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, हर चीज की जानकारी लेते हैं। कोई एक सामान खरीदते हैं, कितनी जानकारी लेते हैं, कितना सर्फिंग करते हैं आप। क्या अपने जीवन के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? आपको करना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट तो सेकेंडरी है। आप जाइए ना खुद गवर्नमेंट के पास, बोलिए ना साहब हमारा सर्वे कीजिए, एक्सपर्ट को बुलाइए ना, कुछ नहीं तो हमें कॉल कीजिए। संभव हो सकेगा हम आपको कम से कम उस पर या फ्री सर्विस देंगे, आपको कम से कम हादसे नहीं होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ओनर से, स्टूडेंट से, गवर्नमेंट से, कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हादसे ना हो। रूट को यही है साथियों, हमारी जिम्मेदारी है, ओनर की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है। थैंक यू।